एक समाज वो है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद भी उसको हे दृष्टि से देखता है। लोग दे रहे हैं मगर ये पब्लिक है, सब जानती है। एक गरीब घर का मजदूर का लड़का कोई ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री लिया, कहीं कोई प्रोफेसर बन गया, कहीं कोई ऑफिस में जाके अफसर बन गए। छोटी छोटी जातियां हैं जो उपेक्षित रही, मतलब सत्ता से भी, सत्ता के बाहर भी। हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक होगा, मतलब मजदूर का भी और राजा का भी मान बराबर हो। मुख्यमंत्री के दरबार में विक्टिम पहुंच जाता था और मुख्यमंत्री जो है कार्रवाई करता था। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं और जिनकी जरूरत समय के साथ और भी बढ़ती चली जाती है। आज मेरे साथ जो शख्सियत इस शो में मौजूद हैं वो कुछ ऐसी ही शख्सियत हैं। 7 बार के विधायक हैं, पूर्व में बिहार के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का समय भी देख चुके हैं, लालू जी का समय भी देख चुके हैं, राबड़ी देवी का समय भी देख चुके हैं और देख चुके हैं नीतीश जी का भी समय। मैं बात कर रही हूं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का। सब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कर्पूरी जी के साथ भी काम किया है और मुझे लगता है जेपी जी के साथ भी आपने जो है उनसे भी प्रभावित आप थे। उस आंदोलन में पैदा हुए जी, और लोक नायक के नेतृत्व में जो 1974 मूवमेंट चलाया जी, उसके सब उपज है अभी। बिल्कुल, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, समझा कि नहीं, कुछ लोग चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और सुशील मोदी जी चले गए, सुशील मोदी चले गए, बहुत सारे लोग चले गए जी। तो उस आंदोलन में छात्र आंदोलन था वो, उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लिया था जी, और यही वजह है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के कारण यह आंदोलन जो है बिहार तक नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज जो है पूरे भारत तक गई और बाद में इमरजेंसी लगी, जी, फिर इमरजेंसी हटी, जी, फिर इमरजेंसी हटी, तब जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी मिल के जो है एक पार्टी, एक तरह से जनता पार्टी बनाई। जी, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई। वो सरकार भी देखा, फिर वो सरकार चली भी गई, जी, फिर कांग्रेस आ गई, फिर हम लोग आते जाते हैं। अभी जननायक की बहुत बात हो रही है। जननायक, हर कोई अपने आप को जननायक बता रहा है। एक पोस्टर जो है राजद के ऑफिस के बाहर लगा हुआ है जहां तेजस्वी जी को जननायक बताया गया, उस पर बहुत भारी विवाद हुआ है। आपने भी देखा होगा, राजनीतिक तमाम जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक हैं उस पर बयान दे रहे हैं। जननायक कौन है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं पटना से बाहर था, तो आपके जैसे काबिल पत्रकारों ने मुझको टेलीफोन किया जी, कि साहब जननायक से कैसे तुलना की जा रही है। जी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस मुल्क में ख्याति प्राप्त 2 ही लोग हैं जी, एक है लोकनायक जयप्रकाश जी और दूसरे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और लालू प्रसाद यादव भी जो है गरीबों के मसीहा के रूप में पॉपुलर हुए जी। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं, जननायक कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो जननायक थे, उनका आदर हम लोग करते हैं और उनके नेतृत्व में फले बढ़े हैं जी। और बाद में जब हमने पोस्टर देखा जी, पता नहीं आपने गौर से पोस्टर देखा या नहीं, तो मैंने देखा कि सिर्फ उसमें लिखा हुआ है नायक, नॉट जननायक। तेजस्वी के इसमें पोस्टर में लिखा हुआ केवल नायक, बिहार के नायक। हाँ, तो हीरो ऑफ द पीपुल तो कह सकते हैं। सो ही इज अ हीरो ऑफ द पीपल। नायक का मतलब हुआ हीरो ऑफ द पीपल, राइट। ही इज अ हीरो ऑफ द पीपल आपकी भी नजर में? देखिए, हीरो ऑफ द पीपल इसलिए है कि आपने कुछ उनके आम सभा को कवर किया होगा और
उम्र में जी लोकप्रियता बड़ी हासिल की है, जी इसलिए उनको हीरो ऑफ द पार्टी, हीरो ऑफ द पुअर मास, हीरो ऑफ द सोशल जस्टिस, हीरो ऑफ द आवर पार्टी ये कहा गया। सोशल जस्टिस की आपने बड़ी बात की। सोशल जस्टिस, मैं समझती हूँ कि इस समय राजनीति में सोशल जस्टिस की बात इतनी ज़्यादा हो रही है और एक पार्टी नहीं कर रही है। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं और भाजपा भी कर रही है। सोशल जस्टिस एक ऐसा एक जुगलबंदी वाला वर्ड है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। मैनिफेस्टो में भी हमने देखा, चाहे महागठबंधन हो एनडीए की, सोशल जस्टिस की बात रही है। लेकिन सोशल जस्टिस है क्या? क्या केवल कास्ट सर्वे सोशल जस्टिस है? नहीं, अब आते हैं, इस तरह से आते हैं कि आपने ठीक कहा कि सोशल जस्टिस का जिक्र जो है सभी पार्टियां A to Z और कई प्लेटफॉर्म पे करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो दबा कुचला समाज है जी जो उपेक्षित समाज है जी जो छूत और अछूत कहलाने वाला समाज है उसको अब भी जरूरत है सोशल जस्टिस का। एक समाज ये है कि जो पैदाइश से समझता है कि हम सबसे बड़े हैं जी और एक समाज वो है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद भी उसको हे दृष्टि से देखता है लोग। अब रही बात एक बड़ा तबका जो अत्यंत पिछड़ा का है या ऊंची जाति में गरीब का है, तो उनकी भी अपेक्षा है कि साहब हमको सामाजिक न्याय मिले। जी तो सामाजिक न्याय सिर्फ नारा नहीं है, सामाजिक न्याय को जीवन में ढालने की कोशिश होनी चाहिए, सरकार को भी, पार्टी को भी, नेता को भी। सर्वे की बात आती है बार बार। कास्ट सर्वे को सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट करने का एक जरिया बता दिया जाता है। अभी बिहार में तो हुआ ही, उसके बाद हमने देखा तमाम अन्य स्टेट्स में भी इसकी मांग उठ रही है। और लेकिन अब जो केंद्र सरकार है उसने भी कह दिया है कि एक कास्ट सेंसस होगा। आपको लगता है कि उस तक सीमित है सोशल जस्टिस? क्या वो इंप्लीमेंट कर पाएगा सोशल जस्टिस? एक वो सोशल जस्टिस का मान लीजिए कि जैसे एक अनुसूचित जाति है जिसको जो है लोग समझते थे अछूत समझते थे, जी ठीक है, उसी तरह एक गरीब घर का मजदूर का लड़का कोई ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री लिया, कहीं कोई प्रोफेसर बन गया, कहीं कोई ऑफिस में जाके अफसर बन गया, जी तो कम से कम उसको लगता है कि अब जो है दूसरों को जो है उनको भी प्रणाम करना पड़ता है, चाहे जिस वजह से। तो वो अपने को गौरवान्वित भी होता है कि इतने दिनों तक हम अनपढ़ थे जी और हम मुख्य धारा में नहीं आए थे, सम्मान भी नहीं मिला, तो सम्मान नहीं मिलता था। जी। और सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है ये बड़ी कठिन लड़ाई है। क्या ये कास्ट सर्वे तक सीमित है? नहीं, सिर्फ कास्ट सर्वे तक ही नहीं सीमित है, मगर जब सोशल जस्टिस का मामला, उनका जो छोटी छोटी जातियां हैं जो उपेक्षित रही, मतलब सत्ता से भी, सत्ता के बाहर भी, समाज में भी और शीर्षस्थ पदों पर भी, जी तो वैसे समाज को मतलब ये अपेक्षा जरूर रही कि हमको भी बराबरी का दर्जा मिले। जी आज जो कुछ लोग जो हैं जो अंगूठा छाप है मगर सो कॉल्ड ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, तो वो अपने को समझते हैं बड़े, और जो छोटा आदमी कहलाता है आजकल जाति के आधार पर, और वो पढ़ लिख कर एक अफसर भी बन गया है, तो अब मानसिकता ऐसी बनी जात पात करने वाले लोगों की कि उसको कहते हैं अरे इसकी तो डिग्री फलाने वाली है, ये तो रिजर्वेशन के वजह से आ गया, वगैरह वगैरह, कई तरह से उसको एक तरह से टीच किया जाता है। जी और एक चीज बता दें आपको कि सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई में
अपग्रेड करने के लिए जो स्पेशल सुविधा देने की जो मुहिम चलती है या जो कानून बनता है, तो जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको दबा कर रखा था, उनको अच्छा नहीं लगा। अब जैसे आप ही ने कहा कि भाई रिप्रेजेंटेशन की बात है ना, तो मैं देख रही हूँ कि कई तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा की बात कर रही हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट लेके आएंगे बिहार के अंदर, और मैं समझती हूँ कि पहले भी एक्ट जो है मौजूद है, एट्रोसिटीज एक्ट है, मैं मौजूद है। तो क्या ये माना जाए, जो और भी, मैं ये नहीं कहूंगी केवल राजद बल्कि और पार्टीज भी ही, कि कहीं ना कहीं जब बात सोशल जस्टिस की आती है तो वो एक वोट बैंक को साधने का भी एक जरिया बन जाता है और केवल सीमित रह जाता है एक सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन के मामले में। देखिए, ऐसा है ना कि सामाजिक न्याय जी, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता, जी, प्रतिबद्धता है तो ठीक है, मगर सिर्फ कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, मगर उसकी असली पहचान तब होती है जब समाज में किसी भी तरह का विभेद पैदा हो, और विभेद पैदा करने के वक्त में जो है, हम अगर ऊंची जाति के लोग हैं और किसी छोटी जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहां अगर हम छोटी जाति के साथ खड़े होते हैं तो वो असली सामाजिक न्याय है। आपके नजर में इस दौर में कौन से ऐसा नेता या पार्टी है जो वाकई में पिछड़ों के साथ खड़ी है? और हमने देखा कि नीतीश जी ने अपना एक ईबीसी, एक वोट बैंक तैयार किया था महादलित के साथ, बहुत उनको राजनीतिक फायदा हुआ, लेकिन आज भी उनकी जो हम स्थिति देखते हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो क्या आज के दौर में कह सकते हैं केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, हालांकि 67 में भी वो मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त तो मैं स्टूडेंट था, राजनीति कुछ जानता नहीं था जी, मगर उनका जो है मैट्रिक तक फीस माफ करना, लड़कियों का जो है ग्रेजुएट तक फीस माफ करना, फिर जो है ये उस वक्त भी चर्चा में थे। हम मतलब राजनीतिक नहीं थे, स्टूडेंट थे, मगर आकर्षण था कि एक आदमी ऐसा सरकार में बना है कि अब मुझको फीस नहीं लगेगा। कर्पूरी जी के बाद कोई कर रहा है पिछड़ों की, दलितों की को वाकई में उनका जो है, जो उनसे वाकई में स्नेह रखता हो, उनका वाकई में कंसर्न रखता हो? देखिए, कर्पूरी जी से तुलना तो किसी का नहीं किया जा सकता है, मगर बहुत सारे पिछड़े समाज के सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले नेता हुए जी, और उसमें लालू प्रसाद यादव भी है। जी। फिलहाल हाँ, महागठबंधन के द्वारा बार बार कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी इस चीज को कहा कि अब डिप्टी सीएम दो समुदायों में से जरूर होंगे, एक है दलित और दूसरे है माइनॉरिटी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा बिहार के अंदर कि बिहार को डिप्टी सीएम मुस्लिम मिले, क्योंकि बिहार के पास केवल एक मुस्लिम सीएम थे, अब्दुल गाफुर साहब, जो 1970-1970s में कभी रहे, उसके बाद कभी मुस्लिम सीएम हुए नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम सीएम, डिप्टी सीएम मिल सकता है? अच्छा, ऐसा है कि अभी जिस तरह का माहौल बना है जी, देश में, जी, और इसमें जो बड़ी पार्टी होती है या जो बड़े नेता होते हैं, जी, समझा कि नहीं, जी, उसका दायित्व ज्यादा होता है। बिल्कुल। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि आपने क्या पूछा था अभी कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं। डिप्टी सीएम का पद जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 1, ये झुंझुना है। ये झुंझुना सारी पार्टियां बजाती हैं, बजा रही सारे स्टेट इलेक्शन में, यूपी में भी बज रहा है। हम कहाँ कह रहे हैं, ये झुंझुना है। वो डिप्टी सीएम लग गया तगमा, बट सिंबॉलिक है खाली। बट हिज पावर इज इक्विवेलेंट टू जीरो। कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, ही इज कैबिनेट मिनिस्टर। और जो मुख्यमंत्री को पावर है
वो ज्यादा है उनके, बिल्कुल उनके लीडरशिप में होता है। जी जी। मगर अब देखिए, आप बता रहे हैं कि जमाना बदल रहा है, बहुत बदला है। अब मान लीजिए कि हमको कोई लोगो लगाते और बहुत लोग कहते हैं हाँ भाई कि फलाने का घोषणा हो रहा है तो हमारा क्यों घोषणा नहीं। बिल्कुल ठीक है। हम इससे बहुत ज्यादा खुश या मतलब नाखुश नहीं होते। खाली उनको एक लॉलीपॉप है। आप कह सकते हैं जो लॉलीपॉप मांगने वाले हैं उनको नहीं समझ में है। उनको लगता है कि साहब हम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद हम हैं उप मुख्यमंत्री। यू आर इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन महागठबंधन में तो हमने देखा डिप्टी सीएम के घोषणा के लिए बहुत खींचतान हुई सर। खींचतान चलती है, चलने दीजिए जी। फिलहाल हमने देखा, जैसे मैं बता रही थी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। इस बार हमने देखा कि जो कैंडिडेट्स को दिए गए हैं, जो माइनॉरिटी से कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, बहुत ही कम सभी पार्टियों के द्वारा। ऑल्दो राजद ने 18 सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारे हैं, उसके बाद जनसुराज ने भी 18 कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन जदयू ने केवल 4 उतारे। पिछली बार उन्होंने 11 उतारे थे। अच्छा 20 हो गए, तो इसका मतलब राजद ने सबसे ज्यादा उतारे, उसके बाद जनसुराज ने। जदयू ने केवल 4 कैंडिडेट उतारे, पिछली बार उन्होंने 11 कैंडिडेट उतारे थे और जीत एक भी नहीं पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी 0, बीजेपी ने 0 कैंडिडेट उतारा। वो इनका एक पहले भी चुनावों में हमने देखा है कि बीजेपी से 0 मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं। ये जो ट्रेंड है घटती हुई पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या कहेंगे? देखिए, अब हालांकि आप खुद पढ़े लिखे हैं, जानते हैं संविधान जो है हमारा, इसका 4 मुख्य स्तंभ है। पहला कि हमारा संविधान सॉवरेन होगा, खुद मुख्तार होगा, किसी भी बड़ी ताकत की इसमें दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक होगा, मतलब मजदूर का भी और राजा का भी मान बराबर होगा जी। तीसरा है कि हमारा मुल्क जो है सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको जो है बराबरी का दर्जा होगा और एक दूसरे से कोई आदमी जो है उसको कमतर नहीं करके आके, बराबरी, इक्वालिटी। और चौथा है कि हमारा संविधान जो है का एक जो पाया है जी। बाद में जुड़ा, पहले 3 ही था जी। बाद में जुड़ा, वो हुआ कि सोशलिस्ट होगा, जी, समाजवादी होगा। बिल्कुल। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, संविधान की कसम तो खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पे खरे कितने उतरते हैं? संविधान की कसम तो सब खा रहे हैं, संविधान लेकर भी घूम रहे हैं। संविधान लेके भी घूम रहे हैं, संविधान की कसम भी खा रहे हैं जी। और संविधान के विपरीत आचरण भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी का जो देश में माहौल बनाया गया है, पूरे देश का जो माहौल है, उसी माहौल, वही नैरेटिव को लेके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी। उनका क्या है कि एक तरफ है घृणा, द्वेष, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, नफरत, घृणा, एक ये है। दूसरा है गरीब, समाजवाद, नीचे वाले को उठाना, और मतलब जो कहते हैं कि जो समाजवादी कहिए आप विचारधारा है। अब आप बताइए कि जो पार्टी या जो नेता या जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री और जो मंत्री और मुख्यमंत्री संविधान की कसम खाता हो, वो क्या बात कर रहा है आजकल? वो तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। आपकी नजर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है, मगर अब उनके पास से
मतलब घृणा का, द्वेष का एक एजेंडा है। वो एजेंडा इस बार भी उतारने की कोशिश उन्होंने बिहार में की है। मगर बिहार जो है गरीब भले है, मगर राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध नहीं काम कर पाएगी वो राजनीति यहाँ पे बिहार में। यहाँ पे नहीं कर पाएगी, यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन एक बात बताएं, जैसे अभी आप जैसे देख लीजिए ना जी कि मैं जिस इलाके में मेरा घर है वो इलाका विधानसभा क्षेत्र बना। जी जब बना तो 2 बार वहां से जीते, अलीनगर और पहले परिसीमन के बाद परिसीमन के बाद, परिसीमन के पहले बहेरा हमारा क्षेत्र हुआ, आपका क्षेत्र था। जी जी तो 5 बार वहां से जीते। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं एक तरह से श्रेय भी है और एक कलाकार के नाते, मगर वो इनोसेंट बच्ची है। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अलीनगर को सीतानगर कर देना चाहिए। अब बताइए, ये आप कह रहे हैं? नहीं, वही कह रहे हैं कि अलीनगर को सीतानगर, रामनगर, आदर्श नगर, ये सिर्फ अलीनगर के साथ ही नहीं है, यूपी में बहुत जगह, दूसरे जगह एक ट्रेंड है। तो अब क्या है कि वो चिढ़ा रहे हैं कि देखो हम तुमको साइड में ला रहे हैं। पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे इलाके के और खास करके बिहार के जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं वो मिल्लत से रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा काम नहीं करता है और हिंदू मुस्लिम से फायदा नहीं होगा किसी को। जी तो फिर क्या ये माना जाए कि इस तरीके की राजनीति अगर नहीं काम कर रही है तो फिर रैलियों की बात क्यों हो रही है? ओम क्रांति की बात करते हैं, गिरिराज सिंह जी के कई तरीके के बयान आते हैं और बता रहे हैं आपने ये कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है जो पार्टी देश को चला रही है जी, वो पार्टी का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, संतरी वो कर रहा है। लेकिन सीएम यहाँ नीतीश कुमार है जो कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, तीनों से अगर कोई भी संलिप्त है बाहर। अच्छा, और हमारे राज्य को कहते हैं जंगल राज। बिल्कुल, ये भी कहते हैं कि हमारे राज्य जंगल राज का तो बार बार बोगी रेस किया जाता है। और ये भी कहते हैं कि हमारे टाइम में जो है क्राइम बहुत बढ़ा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था। और जंगल राज को मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार ये कहा है और कहा है कि जंगल राज को नहीं लाने देना है, बिहार नहीं लाने देगा जंगल राज। तो अब कह रहे हैं कि उनकी सरकार है, ठीक है, 20 साल से लगातार सरकार में है और क्राइम फिगर, सरकारी आंकड़ा वही नोट करते हैं, वही जमा करते हैं। तो जिसकी सरकार रहती है तो क्या कहते हैं उसको अनुसार, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। हाँ, ये अब आप देख लीजिए, अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं, जी, हम लोग तो जाहिल लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि जाहिल लोग हैं राजद वाले। अब देखिए ये आंकड़ा है, अच्छा, ठीक है, कंपैरेटिव क्राइम डाटा ऑफ बिहार फ्रॉम 2001 टू मार्च 2019 तक का, ठीक है, ठीक है। इसमें जो हमारा शासन काल था जी, वो 2005 तक था, ठीक है, ठीक है। कॉग्निजेबल क्राइम जो है 2001 में था 95,542, जी, ठीक है। जब सत्ता में ये आए या हम छोड़ दिए तो ये हुआ 1,15,216। अब अभी क्राइम रेट क्या है वो देख लीजिए जी। अब 2010 से अगर गिने या 8 से गिने तो 2007 में 1,18,176, 2008 में 1,30,693, 2009 में 1,33,525। जी, मैं समझ रही हूँ। अब आखिरी में आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में 18 तक का फिगर है हमारे पास। इसमें 2,62,000
802 जी तो अब मैं एक आप बोलिए पूछिएगा जी मुझको लगता है उनको जो उन्होंने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है जी या जो ककारा पढ़ाया गया उनको उसमें बताया गया है कि 2,62,802 ये कम होता है 1,15,216 से जी 1,15,216 ये ज्यादा है 2,62,000 से। मैं समझ रही हूँ आप उसी कह रहे तरह- हैं कि उसी तरह- नहीं, ये उसी डेटा तरह- जो है कह रहा है कि राजद की सरकार से ज्यादा क्राइम हुआ है नीतीश जी की सरकार में, ये आप कह रहे हैं ना। बात असल ये है कि हमारी सरकार को आप भोंपू के तरह जंगल राज, क्राइम का राज, लूट का राज, फलाना का राज ये बोलते रहे और आप लोग जो है उसको चलाते रहे। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगी सर, इसी बिहार में शिल्पी गौतम का भी कांड हुआ है और इसी बिहार में चंपा बिस्वास का भी कांड हुआ है और ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जैसे विभत्स कांड इस बिहार के अंदर हुए हैं जो महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलने के लिए डरती थी और कोई जो है गाड़ी लेकर के दिल्ली से पटना नहीं आना चाह रहा था, ऐसा भी समय था और इससे निकारा नहीं जा सकता है। नहीं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं जी वो कांड हुआ जी, वो कांड जब हुआ चाहे जिसके वजह से हुआ महिलाओं को उठाकर भी ले जाया जाता था, ये बात सत्य नहीं है क्या? ये आप आई हैं उस वक्त जी उस समय तो मैं सर उस समय तो बच्ची थी एकदम, ठीक है। पर जो मैंने बिल्कुल अपने पत्रकारों से भी और पूछा। अब ठीक है, आप सीनियर जर्नलिस्ट से पूछिए। जी जी ठीक है, पूछा था मैंने। नहीं पूछा था उनको पूछिए ना कि कौन आदमी उठा के ले गया, कौन आदमी कहाँ रखा। एक डर के माहौल का जिक्र सब लोग करते हैं। आप ढोल पीटिएगा टीवी पे चैनल पे कि जंगल राज है, क्राइम का राज है, फलाना का राज है, तो इससे जो है क्रिमिनल का मनोबल भी बढ़ता है और जो प्रशासन है वो डिमोरलाइज भी होता है। जो काम करने वाला प्रशासन है वो भी डिमोरलाइज होता है कि साहब हमारा फिगर ये इनका फिगर ये, तो ये है रामराज वाले, हम हैं जंगल राज वाले। फिलहाल जो है महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो क्राइम को लेकर क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जंगल राज का टैग हट सके, जो तेजस्वी कह रहे हैं? क्राइम के मामले में हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े बाप का बेटा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, उसके साथ भी करेगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि शाहबुद्दीन के बेटे को भी टिकट मिला है, ऐसा भी स्थिति हुई है। अच्छा तो उसके बेटे को टिकट नहीं मिलना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बता रहे हैं। अच्छा आप बता रहे हैं ये कौन भैया यूपी में मिनिस्टर है ना जी है? कितना केस है उनपे? राजा भैया की बात आप कर रहे हैं? कितना केस है? नहीं कई केसेस हैं, सही बात है। नहीं, शाहबुद्दीन से कम केस है, ज्यादा केस है उनपे। अब यही शहाबुद्दीन ठीक है, शहाबुद्दीन को लोगों ने बहुत चर्चित भी किया, मगर ये भी शहाबुद्दीन का जो गुण है उसको नहीं प्रसारित किया। जैसे? उसको मतलब पार्लियामेंट में इंडिया में अपने लोकसभा क्षेत्र में दी बेस्ट पार्लियामेंटियन जो काम करने वाला है उसका अवार्ड वो शहाबुद्दीन को। कई तरीके के ऐसे हमने गैंगस्टर्स देखे जो बाद में अपनी जनता के लिए रॉबिन हुड हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम सत्ता के संरक्षण में आएंगे, रॉबिन हुड बन जाएंगे तो हम साफ कम से कम कुछ सालों के लिए हम जेल से मुक्ति मालेंगे। अच्छा आप बता रहे हैं भाई, तो आप राजा भैया को क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जो मंत्री बने हुए हैं उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? जो करीब पार हैं उनके बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर ने तो कई मंत्रियों की बात भी की। आप प्रशांत किशोर न कहे, जी मगर आपका भी न दायित्व है सच दिखाना। नहीं बिल्कुल, सच को बताना। प्रशांत किशोर ने भी अभी कई मंत्रियों के जो है कच्चे चिट्ठे खोले हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सामने रखे हैं और उन्होंने कहा है कि भाई ये डिप्टी सीएम चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय चौधरी हो, उन्होंने कई तरीके के एनडीए के नेताओं के भी कच्चे चिट्ठे खोले हैं। आप ही के यहाँ मतलब आपके यहाँ का मतलब कि जो वर्तमान सरकार है जी उसी में तो तरीपार लोग भी हैं मंत्री जी, कि नहीं है? तो मतलब यहाँ से ही कुछ लोग गए हुए हैं
नहीं, वो गुजरात से आए हुए। सम्राट चौधरी यहीं से राजद से नहीं, गए थे। ये तो मैं अब मान लीजिए यहाँ से, मगर वहाँ गुजरात वाले लोग आए हुए हैं, तरी पार वाले। अच्छा, जैसे अब आप पता कर लीजिएगा, जी बहुत बड़े ओहदे पे हैं। जी। क्राइम की बात हो रही है, जंगल राज का टैग क्या अभी भी महसूस करता है राजद की ये जा नहीं रहा है? तेजस्वी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा उन्होंने मां स्कीम लाई, बेटी की बात हुई है और माई बहन स्कीम की बात हुई है। कोशिश पूरी बरकरार है कि महिलाओं को रिझाने का प्रयास हो, महिलाओं में एक संदेश जाए कि भाई अब वो जंगल राज की स्थिति हमारे पार्टी में नहीं है, लेकिन चिपका हुआ है टैग। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि जैसे आपने शिल्पी का या किसका जिक्र, शिल्पी गौतम केस का, और एक और कुछ जिक्र, मैंने चंपा विश्वास का केस। ठीक है, चंपा भी, मगर कम से कम ऐसा है कि उस वक्त का जो मुख्यमंत्री था इतना सहज था कि मुख्यमंत्री के दरबार में विक्टिम पहुंच जाता था और मुख्यमंत्री जो है कार्रवाई करता था। लालू यादव की एक ये तो खासियत हुई ना भाई। लेकिन साधु यादव जैसे व्यक्ति भी थे जिनको सीबीआई बुलाती रही, अपना डीएनए सैंपल तक ना दे पाए। अरे भैया, साधु यादव पे नहीं ना आप इंटरव्यू लेने आए हैं। अब तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी का नेता, हमारे पार्टी का विजन, वो भी तो नेता थे पहले सर। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया है, अब डिस्टेंस है, मगर उनके जैसे जैसे अब मान लीजिए ना कि अभी कल जो हत्या हुई है, कल जो हत्या हुई है मोकामा के अंदर, जी जी, अब ये इलेक्शन का यादव बनाम भूमियार एक बार फिर से अब बता रहे हैं, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। मर्डर हुआ है, बिल्कुल मर्डर हुआ है, और आप कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन का टाइम है, बहुत जगह चप्पे सिक्योरिटी हर जगह है। हाँ, सिक्योरिटी है, कैसे मर्डर हो गया? इसकी जिम्मेदारी लालू यादव लेंगे, तेजस्वी लेंगे। वर्तमान सरकार दूसरी है, ये जिम्मेदारी तो उनको तो लेना पड़ेगा ना। और अनंत सिंह चुनाव भी लड़ रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि जदयू से टिकट पाए हुए। अब कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है, तो ये तो सरकार के मत्थे तो जाएगा ना। इसका मतलब ये कि बिहार में अपराधियों के साथ गलबैयां दोनों तरीके से हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं अपराधियों के साथ। भाई, अब आ जाते हैं, आप जो कह रही थी जंगल राज, जी ठीक है, यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, भाषण देते हैं। मतलब मुझको कभी कभी मतलब शर्म आती है कि अच्छा है कि ये विदेश में जाके ये सब चीज ना बोले। अच्छा, समझेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 2005 से 25 साल तक, 25 साल नहीं, 25 साल से बिहार में जंगल राज है जी। तो 2005 में मेरा राज खत्म हो गया जी, तो 20 साल से जंगल राज किसका हुआ? तो मतलब नीतीश जी पर वो एक तरीके से, भैया नीतीश पे क्यों, एनडीए पे कहिए ना। आप नीतीश पे क्यों कहती है जी? एनडीए की हुकूमत है जिसमें भाजपा भी है, जदयू भी है, वीआईपी भी है, दूसरे वीआईपी नहीं, ये लोजपा वो भी है जी। अब कहते हैं ये, एक तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 साल से तो हमारा शासन तो खत्म हो गया 2005 में जी। तो अब उनसे हम आपके मार्फत प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जंगल राज को अब खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जंगल राज आप अपने वाला 20 साल वाला काल बोल रहे हैं, अगर 25 साल बोल रहे हैं तब। दूसरे इनके गृह मंत्री हैं, नाम है अमित शाह जी। ये कहते हैं कि जंगल राज में बिहार में एक भी इन्वेस्टर नहीं आया जी। ठीक है, तब 20 साल से आपकी सरकार है तो एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा सके। अब मैनिफेस्टो हमको कह रहे हैं कि साहब आपके टाइम में तो ये था, मैं फैक्ट्री का माहौल नहीं था, फलाना था। भाई चीनी मिल बंद हो गई, रैयाम मिल बंद हो गया, लोअट बंद हो गया,
फिर आपको हसनपुर बंद हो गया, इधर का गोपालगंज का बंद हो गया, तो ये बंद हो गया। तो 20 साल में आप नहीं खोल सके, और आप मान लीजिए कि नहीं खोल सकते थे तो एक छोटा सुइए का फैक्ट्री खोलते हैं। आज ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है एनडीए का, महागठबंधन पहले कर चुका है, अब एनडीए ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और अब उनका कहना है कि हर जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा। स्किल सेंटर्स की बात की है युवाओं के लिए, और बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, विकसित बिहार बनाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? तो पहले ये माने ना कि 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं हो पाया। 20 साल में हम विकसित बिहार नहीं बना सके। 20 साल में आज भी सबसे नीचे पौधान पर हम बिहार है। तो ढोल किस चीज का पीट रहे हैं? सुशासन का। सुशासन नहीं हो पाया 20 साल में। भाई आप तो कहते थे राम राज बनाएंगे जी। अगर यही राम राज है तो बिहार की जनता, बिहार के गरीब गुरबा को ये इस राम राज की जरूरत नहीं। तो फिर अभी जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की ही बात की, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, और बात हो रही है नौकरियों की। सरकारी नौकरी का एक ऐसा वादा तेजस्वी जी ने कर दिया है जिसे अब एनडीए को भी जो है उसकी काट ढूंढनी पड़ी है। आज ही मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया है। तेजस्वी जी ने कहा कि हर एक घर जहां पे सरकारी नौकरी नहीं, मैं सरकारी नौकरी दूंगा। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, बताएं कैसे होगा? भाई अभी तो चुनाव का वक्त है, तो 2 लाइन का शेर हम सुना देते हैं। जी 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 बिल्कुल। कि इब्तदाई इश्क है रोता है क्या। इब्तदाई मतलब प्यार की शुरुआत है। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, बाद में बताएंगे। ठीक है। पत्ते नहीं खोल रहे। अब बता रहे हैं ये। अब देखिए ना कि मतलब बड़ा पार्टनर यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। जी। गृह मंत्री बहुत काबिल है, प्रधानमंत्री बहुत काबिल है, समझा के नहीं। एक फंड है SEZ, जानती हो? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा, एक पैसा भी बिहार में क्यों नहीं आया? और ये सारा का सारा पैसा गुजरात में क्यों कर लग गया? ये तो इस चुनाव में बिहार की जनता को पूछना चाहिए। बिहार को वंचित किया गया फंड से, आप कह रहे हैं? भाई हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना जी। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हम क्राइम फिगर भी बताया आपको ऑन रिकॉर्ड जी। ये भी बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड जी। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो भाषण दिया कि साहब 25 साल में यहाँ जंगल राज है, तो 20 साल का जंगल राज उनका हो गया। 5 साल का अगर मेरे जंगल राज को बोलते हैं तो मान लीजिए, ठीक है। मगर हमारा राज जंगल राज नहीं था। क्या था? क्या था? गरीब का राज था। गरीब का राज था। गरीब का राज था जी। पैसा कम था। कम पैसे में हमने गरीबों का काम किया। हमने गरीबों को बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना लोग कि कुछ नहीं हुआ, जैसे बोलते हैं लोग, बहुत सारी नियुक्तियां हुई, उसी का फिगर जारी। नियुक्ति की बात आपने पहले भी की थी, आपका एक इंटरव्यू में दिख रही थी, आपने कहा था कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई राजद की सरकार में पिछड़ों की और माइनॉरिटी की। क्या ये माना जाए कि ये जो भागीदारी होगी ये बढ़ेगी महागठबंधन की सरकार आने पर? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, वो तो बढ़ेगी, कानून के तहत ही बढ़ेगी। कानून के तहत बढ़ेगी? कानून के तहत ही बता रहे हैं जी। कानून है जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हुए या 67 में ही आरक्षण कब लागू किया था कर्पूरी जी ने? जनता पार्टी की जब हुकूमत बनी जी जी तब, समझे? बहुत साइंटिफिक और व्यवहारिक जी आरक्षण उन्होंने लागू किया था। जी। 12% फॉर एनेक्सर 1, जी। 8% फॉर एनेक्सर 2, राइट। 3% फॉर वीमेन और 3% फॉर ऊंची जाति के गरीब लोग। इतना अच्छा फार्मूला जब
कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया तो कर्पूरी ठाकुर को क्या सुनना पड़ा? माँ बहन की गालियां सुननी पड़ी। और यही भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त का जनसंघ था, जनता पार्टी की सरकार में एक घटक था, उसने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दिया। लेकिन अब तो भाजपा जो है उनको अपना एक आइकॉन बताती है और उनको भारत रत्न भी मिल गया। भैया ऐसा है कि आइकॉन जो है जी, आइकॉन वो अभी मांग रहे हैं वोट के लिए। अच्छा। अब वोट के लालच में ही बहुत कुछ किए हैं। और भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि वो हकदार नहीं थे। और मगर उनके साथ साथ और लोगों को भी दिया जी, तो और लोगों को भी देना था जी, तो उनको भी दिया। सारे आइकॉन्स पे जो है अपना कब्जा किया है, ये आपका कहना है? भाई आप बता रहे हैं, आप भी समझ रही हैं, जी, हम भी समझ रहे, मगर वही लोग जो आज भारत रत्न देने वाले लोग हैं, वही लोग तो उस वक्त कहते थे आरक्षण कहाँ से आई। जी, वो उस समय की बात हुई और अब जो है कोई और नैरेटिव चलता है। बिल्कुल हम देख रहे हैं। आपने बात की भागीदारी की, आपने कहा कि बिल्कुल राजद की सरकार आने पे दलित हो, माइनॉरिटी हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। लेकिन नहीं, हमारे चिराग जी, नहीं, हम बता रहे हैं आपको, सामाजिक न्याय हमारा एक मजबूत खंबा है, वो आधारशिला है हमारी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय हम के साथ समझौता नहीं कर सकते। जी, चिराग जी का कहना है कि मेरे पिताजी ने अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी माइनॉरिटी सीएम बनाने के लिए, लेकिन राजद नहीं मानी। ये आरोप लगा रहे, बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे? आप तो उस समय को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, तो उस वक्त कुर्बान कर दी जी, है? 2005 की बात करते, कह रहे थे लालू जी ने मना कर दिया। अच्छा, अब ये उस वक्त राजनीति में पैदा भी हुए थे? नहीं, वो छोटे रहेंगे बहुत। सुने भी थे अपने कान से। राजनीति में मंत्री बने हैं, हमारे अजीज हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अच्छा। हमारे दोस्त के पुत्र हैं। आप वो तो बहुत करीब रहे पासवान जी के। हमारे दोस्त, हम एक समझिए कंधे से कंधे आप मिला सब लोग के साथी चलना, में काम करते थे। कंधे में कंधे मिला के चलना, रामविलास जी। इमरजेंसी में भागना, छुपना, और उनके साथ जो है बुरे दिन 1 रुपया 1.5 रुपया में भी 2 आदमी खाना खाना, जी, जी, वगैरह वगैरह। जी, मगर जब वो बन गए मंत्री जी, केंद्र में, जी, उन्होंने भी एक बार कर्पूरी जी के बारे में उल-जुलूल बोल दिया था। जी, तो उनको मैंने बड़ा लताड़ा था। जी, बयान दिए थे काफी आपने। ठीक है, तब उसके बाद उन्होंने मुझको कहा कि कर्पूरी जी तो अब जिंदा नहीं है। हाँ, उनको बोल सकते हैं। हाँ, कर्पूरी जी अब जिंदा नहीं है, अगर वो जिंदा होते तो सिद्दीकी जी हम उनका पैर पकड़ के माफी मांग लेते। जी, तो अब क्योंकि कर्पूरी जी नहीं है इस दुनिया में, तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है उनके नाम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आ रही हैं, ये भी हमने भी देखा। लेकिन जो चिराग जी ने कहा, क्या ये इसमें कोई सच्चाई है कि लालू जी ने मना कर दिया था माइनॉरिटी सीएम के लिए? मुझको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो कहेंगे कि हमारे बारे में कहेंगे जी। कि साहब, अरे भैया, हमारे बारे में कहते तो पहले हमको ना कहते हैं। शाहनवाज हुसैन जी ने भी उनका साथ दिया है, भाजपा वाले। भाजपा वाले शाहनवाज हुसैन जी ने भी उनका साथ दिया कि हाँ यही हुआ था। मेरी जानकारी में नहीं है। जी, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ये उनके पुत्र हैं और उन्होंने बताया होगा तो वो जानते होंगे, जी, मगर मेरी जानकारी में नहीं। आपने खुद ही कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से जो है कई तरीके की बातचीत होती रही है। फिलहाल जो है, जैसे हमने देखा कि प्रशांत किशोर जी ने अपनी जनसुराज पार्टी शुरू की है, ओवैसी साहब आ जाते हैं। पिछली बार उन्होंने 5 सीटें बोले गए, बाद में वो बात और है कि उनके मैक्सिमम विधायक जो है राजद में शामिल हो गए। क्या ये जो पार्टियां हैं, जनसुराज हो गई, AIMIM हो गई, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाती हैं? कैसे आप देखते हैं जनसुराज को? देखिए, अभी जो है वोट
दो फाक है मेजर, एनडीए और इंडिया गठबंधन, और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। तो छोटी छोटी पार्टियों के बारे में मतलब बैकवर्ड स्टेट जरूर है बिहार जी, मगर यहाँ का वोटर बड़ा प्रबुद्ध है। वो या तो आएगा इंडिया के साथ और या तो नहीं तो जाएगा वो महागठबंधन एनडीए के साथ। एनडीए के साथ। एनडीए के साथ। मगर जो समाज है, जी, देखिए वो सच क्या है झूठ क्या है, नारे पे बहती है बहुत सारा, उन्माद में आ जाते हैं, मगर जब देखा है लोगों ने, आज का जो युवा है उसने अपने बाप दादों का हाल नहीं देखा था। उन्होंने आरक्षण जब लागू हुआ था उस समय का फिजा को नहीं देखा था, समझा के नहीं जी, तो इसी वजह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के मुंह पर गाली देते हुए लोगों को नहीं देखा है। सर कर्पूरी ठाकुर की सरकार को आरक्षण के बेसिस पे गिराने के चीज को नहीं देखा है। अब अभी तो सामाजिक न्याय, न्याय मित्र, अब फलाना कर रहे हैं। सामाजिक न्याय तब मिलेगा जब समाज का सबसे निचला आदमी जो है उसको आपके बगल में। लेकिन प्रशांत किशोर जी, ओवैसी साहब का कहना होता है कि आपको केवल दरी उठाने के लायक छोड़ दिया है, आप जो है अभी भी संभल जाइए और इनके चक्कर में मत पड़िए, ऐसा कहते हैं। ऐसा है। अब हम उन दोनों आदमी का नाम लेके क्यों बोले, आप पूछ रही हैं। वो दोनों काबिल लोग हैं, बड़े लोग हैं, समझा के नहीं, और दोनों आदमी एक एक पार्टी के मालिक लोग हैं जी। हम लोग तो पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत रखते हैं जी, मगर जो वो समझ रहे हैं ना वो स्थिति नहीं है। जी। लेकिन वो आपसे बड़ा प्रभावित रहते हैं। आपकी एक फोटो ट्वीट कर दी थी जबकि वो एक सामूहिक एक कार्यक्रम की थी और ऐसा संदेश देने का प्रयास किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं जनसुराज में जाने वाले हैं और ऐसा एक हवा फैला दिया कि आपके दोनों बच्चे जो हैं जनसुराज से बहुत प्रभावित हैं और आपको भी कह रहे हैं कि आप भी जो है जनसुराज में आ जाइए। मेरा बेटा बेटी कभी हिम्मत नहीं कर सकता है, अपने बाप के नेचर को जानता है, समझा के नहीं। और अभी तक मेरा बेटा बेटी राजनीति में आने के लिए इच्छुक भी नहीं है। अच्छा। अब बता रहे हैं बेटा मेरा हार्वर्डियन है जी। अब बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है। जी जी। बेटा जो है अभी आया हुआ है, उसको बुला के पूछ लीजिएगा। जी। मैंने बहुत कोशिश की, अलीनगर मेरा परंपरागत सीट जी था। जी जी। मैं सब लोगों ने कहा कि बेटे को क्यों नहीं लड़ा देते हैं। मैंने बहुत टटोला उनको। उसने कहा कि एमएलए के लायक आप हैं, समझे क्या नहीं, हम एमएलए के लिए बने हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बेटी भी मेरी बोली चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब हम कर्पूरी जी के चिन्हों पे चले हैं थोड़ा, समझा के नहीं, कर्पूरी जी ने अपनी जिंदगी में आपको एक कहानी कह के हम अपनी बात खत्म करते हैं। कर्पूरी जी के एक दोस्त हुआ करते थे वशिष्ठ नारायण सिंह जी, पॉलिटिकल भी और व्यक्तिगत भी जी, उनके हम उम्र भी थे। तो रामनाथ ठाकुर अभी जो मंत्री हैं, हम लोगों के भाई हैं जी, समझा के नहीं, उस परिवार से हमको भाई का और चाची का और रामनाथ की पत्नी का या बच्चों का वो परिवार वाला संबंध है। और वो भी मेरे परिवार को अपना परिवार समझते हैं और हम भी उनके परिवार को अपना परिवार समझते हैं। अब रहा, आप क्या पूछ रही थी जी? कि यही पूछ रहे थे कि आपके तो पॉलिटिकल लोगों के बच्चों को, आपकी लेगेसी, हाँ, वो बहुत लोग चढ़ाने वाला होता है कि मौका है लड़ जाइए जी,
तो रामनाथ ठाकुर ने अपने लैंग्वेज में वशिष्ठ बाबू को कहा कि ए चचा, हम कितना दिन झोला ढोते रहेंगे, से बाबूजी से बात करा ना। समझे? तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई आदमी नहीं था, हम तीसरा आदमी थे, तो हम भी उनके बात में किनारे खड़े थे। ठीक है। तो वशिष्ठ बाबू ने कहा अपने लैंग्वेज में कि कर्पूरी जी एक बात कहें। तो उन्होंने सोचा कोई गंभीर बात होगी। उन्होंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बार रामनाथ के टिकट दे दो, समस्तीपुर हो गए। उन्होंने सुना, और सुनने के बाद मतलब जो होता है नेचुरल गुस्सा, क्या रामनाथ को दे दे, काबिल बनते हैं, यही आए बोलने के लिए हमको, रामनाथ को टिकट दे दे। और जब वो साथे थे वो तो दांत किटकिटाने लगते थे। तो उनसे जो लोग लड़ता था, तो ऐसा नहीं है कि उनके डांटने से वो दूसरा आदमी डर जाता था। वो फिर बोले कि क्या कमी है रामनाथ में, आप इमरजेंसी में थे तो आपका कागज इधर से उधर, समझा कि नहीं, वही पहुंचाता था। तो आपका बेटा है इसलिए वो सफर कर रहा है, सो उसको क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए। तो कर्पूरी जी ऐसे 5 मिनट तक जो है आंख बंद किए रहे। उसके बाद उन्होंने आंख खोली। उसके बाद उन्होंने कहा कि वशिष्ठ भाई आप ठीक बोलते हैं। इतना सुन के तो वशिष्ठ बाबू खुश हो गए अंदर से। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार लड़ेगा रामनाथ, मैं नहीं लड़ूंगा, और जब मैं लड़ूंगा तो रामनाथ नहीं लड़ेगा। तो कर्पूरी ठाकुर का कमिटमेंट जी स्वतंत्रता आंदोलन का था, जी, सोशलिस्ट का था, और गरीब घर से जो आए थे वो कमिटमेंट था समाजवादी का, लोहिया का, फिर स्वतंत्रता। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो परिवारवाद से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस देखें और राजद देखें, भाजपा में भी कुछ लेगेसी पॉलिटिक्स जो है चलती आ रही है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स से कोई भी अछूता नहीं है। आपको लगता है कि आज के जमाने में कर्पूरी जी के जो विचार हैं वो टिक पा रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि पार्टीज के पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है जब भी हम जैसे हम फिलहाल जदयू को देखें, नीतीश जी की हेल्थ के ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में लोग निशांत जी को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तबका है जदयू के अंदर, लेकिन नीतीश जी बार बार क्योंकि कहते रहे हैं कि हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए वो भी असमंजस में रहते हैं कि निशांत को आगे लाएं या ना लाएं। तो क्या पावर ट्रांसफर होने में दिक्कत नहीं होती है पार्टी को? नहीं, उनको अगर अपने इस पे है वो, तो मजबूरन उनको करना चाहिए, मजबूरन उनको करना चाहिए। तो फिर तो सारी राजनीतिक पार्टियों को मजबूरी नहीं के अंदर करना पड़ता है पावर ट्रांसफर के लिए, क्योंकि कोई और हथियार लेता है। आपके जनरल हावी हो जाते हैं राजा के ऊपर। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके व्यक्तित्व के कारण किसी वजह से कोई बात ऐसी हो गई तो मजबूरन उनको बढ़ानी पड़ती है जी। मगर कुछ लोग तो जान के बढ़ाते हैं। क्या ये माना जाए कि राजनीति में परिवारवाद जरूरी भी है कई हद तक, राजनीतिज्ञों को अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी लेगेसी बचाने के लिए? नहीं, परिवार का कोई आदमी आता है, पार्टी के सैद्धांतिक विचारों से जुड़ता है जी, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में वर्षों वर्ष तक लगा रहता है जी, तो ये क्या बुरा है? तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं मानता इसमें, मगर ये नहीं कि बस वही वो रहे, सर्वे सर्वा वही रहे। नहीं, एक्चुअली सर्वे सर्वा का बात नहीं है। पार्टी डेमोक्रेटिक होके अब डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी है जी, कि
मैं क्या कहते हैं क्या उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अरे भाई सौंपा जो जाता है, क्या कहते हैं उसको, पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर नहीं, उसको अधिकृत करना, हाँ हाँ। अधिकृत करना पड़ता है। अब देखिए बात ऐसा है कि घुमा फिरा के आप आना चाहते हैं लालू जी पर, मैं समझ रहा हूँ यही नहीं, मैंने सभी पार्टीज की बात की, मैंने कांग्रेस की बात की, मैंने भाजपा की बात की, मैंने राजद की बात की, समाजवादी पार्टी की बात की। ठीक है। और पावर ट्रांसफर के ऊपर टसल भी बहुत हुआ है राजद में। टसल होता है मगर जो मूल विचार है इसमें टसल नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जो तेज प्रताप जी के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं उसी टसल का नतीजा है और उससे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है राजद को इस चुनाव में? नहीं, हम पारिवारिक मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे लिए दोनों अजीज हैं। मैं तेजस्वी मूल पार्टी में है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जी। तो जो मूल पार्टी है उस पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं और जो रिश्ता है भाई का, चचा भतीजा का, वो रिश्ता रहेगा। और चुनाव के बाद क्या ऑप्शन भी खुले रखेंगे कि अगर आ जाएं तेज प्रताप जी वापस सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है? हम अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं, मुझसे ऐसा सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। सम्मान बना हुआ है दोनों तरफ से। जी, सम्मान बना हुआ है दोनों तरफ से। भाई हमको दोनों चचा प्रणाम करता है तो हमको इससे ज्यादा इज्जत क्या चाहिए? जी। चचा की इज्जत करता है, बड़ा भी छोटा भी, जी। तो कम से कम ये संस्कार तो है लालू जी का कि चचा का इज्जत तो करता है। तेज प्रताप जी की पार्टी क्या नुकसान नहीं पहुंचा रही है राजद को इस चुनाव में? खुलेआम बयान दे रहे हैं। अब दे रहे हैं मगर ये पब्लिक है, सब जानती है।